हेलो गाइस, आज हम मोहित भैया के साथ है कॉमिक वर्स और आप देख रहे हैं बिग शॉट टीवी का 3rd एपिसोड। सेकंड भाई, हम लोग 2 घंटे से बैठे हैं, मोहित के साथ बैठे हैं कॉमिक वर्स। ये है आयुष, मैं हूँ मोहित, मैं हूँ डॉक्टर पेशे से। और ये इंट्रो नहीं दे पा रहा है, पिछले 2 घंटे हो गए हैं, 1.5 घंटे से आइस ब्रेक भी कर लिए। कोई बात नहीं आयुष, पूछो सवाल। मैंने इंट्रो दे दिया, कोई बात नहीं, क्या चलता है। कभी गेस्ट भी इंट्रो दे सकता है, नहीं दे सकता, चलता है। जैसे अभी आप है ना डॉक्टर और क्लिनिक और यूट्यूब दोनों साथ में चल, तो आपको आगे जाके फुल टाइम करने का मूड है या फिर ऐसे ही चलाने का? नहीं ऐसे ही। देखो बेसिकली मतलब इसको फुल टाइम ही समझो। मतलब मैं शाम को क्लिनिक जाता हूँ 2 घंटे के लिए, और अब घर पे क्लिनिक प्लान कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा रहेगा कि मतलब दिन में क्लिनिक रहेगी। हाँ, ऐसा मतलब करेंगे। तो आपके मतलब पूरे डे का वो शेड्यूल क्या रहता है कि डे का शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं सुबह उठता हूँ। मतलब मैं जल्दी उठने वाला इंसान हूँ, तो मैं सुबह 6-6:30 बजे उठ जाता हूँ। और सुबह उठ के जिम, मेरी ऐसे देख के नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं भी जाता हूँ। अभी देखा था अभी मैं तपस्या पे बैठा हूँ, लेकिन तुमने देख लिया मैं क्या खा रहा हूँ, है कि नहीं? ठीक है, तो जिम जा रहा हूँ और थोड़ा सा वज़न कम करने के लिए, और फिर उसके बाद आके अपना काम करता हूँ, यूट्यूब वाला वीडियो शूट करता हूँ। फिर उसके बाद लंच वंच करते हैं। फिर उसके बाद वापस यूट्यूब का काम, स्क्रिप्टिंग वगैरह, कोई भी वीडियो होता है तो उसकी एडिटिंग करनी। और एक एडिटर है, तो उसको कोई भी वीडियो भेजना होता है वो भेज देते हैं। कोई वीडियो का थंबनेल बनाना होता है वो बना लेते हैं। फिर उसके बाद बना लेता हूँ, मतलब बना लेते हैं से बना लेता हूँ। फिर उसके बाद शाम को क्लिनिक का टाइम हो जाता है। फिर शाम को क्लिनिक, और 2 से 3 घंटे का क्लिनिक का टाइम होता है। तो फिर वो क्लिनिक से वापस आते आते रात हो जाती है। रात को घर पे वापस आए, डिनर वगैरह किया। डिनर करने के बाद फिर जो पेंडिंग काम हुआ वो किया, कोई वीडियो बचा है तो वो शूट कर लिया। वो शूट करने के बाद फिर अपना सो गए, फिर अगले दिन दिनचर्या ये है अपनी। तो आपने देखा कि मोहित भैया जिमिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मोहित भैया जिमिंग आप मतलब कॉलेज डेज से ही कर रहे हो या फिर नहीं कॉलेज आर्मी ने ये नहीं कॉलेज में बहुत इरेगुलर था मैं। मतलब कॉलेज में तो टाइम ही नहीं मिलता था, और ना सीरियस थे इतना। कॉलेज के बाद से मेरे को चस्का लगा था। हाँ, मतलब आर्मी के आसपास ही, ये समझ सकते हो। तो आर्मी के भी बाद लगा था बेसिकली आप। हाँ, तो मतलब ऐसा था कि मेरे को हाँ एक्चुअली आर्मी के बाद लगा था। मतलब आर्मी में रनिंग वगैरह बहुत होती थी, तो वहाँ मेरे को भगाया बहुत। तो वहाँ मैंने कोशिश करी जिम वगैरह करने की, पर वो लोग मतलब इतना फेवर में नहीं थे। वो कहते थे दौड़ो ज़्यादा और जिम कम करो। तो आर्मी में ऐसे जिम वगैरह नहीं था उधर? नहीं था, पर मतलब मेक शिफ्ट जिम था, बहुत बेसिक चीज़ें होती है ना, बेसिक इक्विपमेंट्स, तो वो था। और उसके बाद मैं एक्चुअली जिम में घुसा कि हाँ क्या एक्सरसाइज होती है, क्या क्या फॉर्म होता है, क्या जिम होती है। तो फिर मैं सीखा, और तब मतलब मैंने अच्छी एक्सरसाइज करी, और मतलब काफ़ी मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक मैंने बॉडी बना ली थी, काफ़ी वेट भी कम किया था। फिर एक बार समय आया, मैं मतलब ऐसा रहा है कि मैंने वेट के साथ बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। मेरी वेट गेनिंग टेंडेंसी रही है, मैं बहुत वेट गेन किया है मतलब मैंने, और फिर वेट लॉस भी बहुत किया है। लॉकडाउन में मैंने बहुत वेट लॉस किया था। तो मतलब ऐसा गेन लॉस के साथ मेरा रिश्ता चलता रहता है। तो ये अभी जैसे गेन कर लिया है, तो फिर मैं लॉस भी कर लूँगा, मुझे पता है। तो भाई एक ऐसा अवार्डिंग मोमेंट आपकी लाइफ में यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब के थ्रू कोई एक अवार्डिंग? अवार्डिंग? हाँ, यूट्यूब से अवार्ड तो कुछ नहीं, गोल्डन प्ले और सिल्वर प्ले बटन ही मिले हैं। नहीं मतलब चैनल से कुछ ऐसा, कुछ आपको कभी ऐसे फील हुआ हो पब्लिक में जाके ऐसा कुछ कि हाँ यार मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत इमोशनल चीज़ को? मतलब बेसिकली हुआ तो स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम काफ़ी लोग मिल गए थे, काफ़ी सारे लोग आ गए थे देखने। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे साथ मेरे कजिन्स वगैरह गए थे देखने पिक्चर, तो थिएटर पूरा हाउसफुल था, और लॉकडाउन के टाइम की बात है।
स्पाइडरमैन नो वे होम लॉकडाउन के टाइम रिलीज़ हुई थी, तो मेरे ख्याल से शायद स्पाइडरमैन नो वे होम पहली मूवी थी जो वो ऑल्टरनेट सीट वाला अरेंजमेंट ख़त्म करके और सब लोगों को दिखाई गई। तो पूरा थिएटर फुल था, और जब हम बाहर निकले थे तो आई रियलाइज्ड कि मतलब शायद 80% थिएटर मुझे जानता था, और जब हम बाहर निकले थे तो हर कोई मतलब खड़ा हुआ था फोटो खिंचाने के लिए, और मैं मतलब मेरे को समझ में नहीं आता भाई, मेरे पसीने छूट गए थे इतने सारे लोग एक साथ खड़े हुए देख के। और मेरे साथ में जितने मेरे कजिन्स वगैरह थे वो भी शॉक हो गए थे, किसके साथ? चल क्या रहा है ये। मेरा खुद का भाई मेरे को देख के बोल रहा था कि क्या हो रहा है ये। जब वो घर आए तो वो ऐसे कह रहा था कि यार क्या हुआ ये। तो वो मुझे लगता है कि शायद अभी तक का सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग मोमेंट बोल सकते हो आप, क्योंकि हाँ मतलब दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि कुछ कर रहे हैं अब। ये चल क्या रहा है। और मतलब स्पेशली भोपाल जैसे शहर में, क्योंकि भोपाल में आप मतलब इतना ज़्यादा कभी वो नहीं कर पाते हो, एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इतने सारे सुपर हीरो फैंस होंगे। तो मतलब बहुत सारे लोग थे, स्पेशली थिएटर में काम करने वाले लोग भाई, वो भी जान रहे हैं। हाँ, वो आके फोटो खिंचा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था आप भी नाइस, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। तो अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मतलब सबसे ज़्यादा खास बात ये हो जाती है कि मतलब मैंने 15 मिनट 20 मिनट पहले बैठ के इन्हीं लोगों के साथ चीख रहा था, चिल्ला रहा था मैं। तो मतलब अच्छा था वो, इट वाज गुड, मज़ा आया। तो जैसे यूट्यूब में आपने जो संस्कारी मूवी का कॉपरेशन किया था, तो जब आप उस कैरेक्टर को सोच रहे थे तब और भी कोई कैरेक्टर दिमाग में आए थे कि एक ही बार में संस्कारी मोहित यही करना है? क्या हुआ था? संस्कारी मोहित वाज एक्चुअली अ सार्काज़म। मेरे को जैसे लोग बोलते थे कि भाई तू फेस कैम मत कर, फिर बोलते थे कि बाल ऐसे बना ले, फिर कहते थे कि हाथ कम हिला, फिर कहते थे कि कपड़े ढंग के पहन और भाषा ढंग की बोल। तो उन सारी चीज़ों को हटाने के बाद व्हाट केम आउट वो संस्कारी। संस्कारी मैंने कहा ठीक है लो, ये भी ठीक है। हाँ। तो मैंने कहा जो तुम बोल रहे हो तो ये ऐसा बनता है। तो संस्कारी मोहित वहाँ से निकला था, और बहुत सारे कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में आते रहते, और मैं सोचता भी हूँ। मैंने ऐसे कुछ तुमको इस वीडियो की बात बताऊंगा, मैंने कुछ ऐसे बीच बीच में रील्स भी शूट करी हुई हैं जो अपलोड करने की हिम्मत लास्ट मैंने देखी थी, वो तो सब लोगों ने देख रखी है, जो दुनिया के सामने है। जो दुनिया के सामने नहीं है वो तुमको दिखा सकता हूँ मैं। तो कुछ है, मैं सोचता रहता हूँ, और आइडियाज आते हैं मेरे दिमाग में बहुत सारे, लेकिन ना उनको दुनिया के सामने ले जाने की हिम्मत नहीं होती मेरी, क्योंकि मेरे को रिजेक्शन का बहुत डर है। क्योंकि जो भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ ना वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग उसको कैसे लेंगे। तो इसलिए तो अनलेस एंड अनटिल इट इज crafted to perfection, I will not take it out there. I will never take it out there. संस्कारी मोहित was not crafted to perfection, लेकिन तब मेरे से किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो I took it out there. पर वो ट्विस्ट बहुत अच्छे थे। हाँ, twist। तो इसलिए, लेकिन अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ अगर लेके जाऊंगा तो इट हैज़ टू बी अप टू द मार्क। तो मैं आई विल नॉट टेक इट आउट। तो मतलब थोड़ा सा पास्ट में जाऊँ तो कॉलेज से पहले जब आपने करियर ऑप्शंस चुनने की बारी आई थी आपकी, तो आपके दिमाग में आर्मी एंड डॉक्टर एंड MBBS ही था या फिर और कोई भी करियर ऑप्शन थे जो आप देख रहे थे? एक्चुअली और कोई करियर ऑप्शन कभी था ही नहीं। मैं बचपन से बहुत पैथेटिक था मैथ्स में। मेरे सिंगल डिजिट में नंबर आते थे। अगर मेरे कभी भी मैथ्स में डबल डिजिट में नंबर आ गए तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मान लेता था, अचीव कर लिया था। मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ अभी डबल डिजिट में कुछ आ गया तो अचीव कर लिया। मेरे घर वालों को भी लगता था कि हाँ अच्छा कर लिया। मम्मी देखती थी कि 11 नंबर आ गए, 10 नंबर, वेरी गुड।
तो मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं बेसिकली। और मुझे अभी भी याद है कि मैं स्कूल में था, 25 नंबर का यूनिट टेस्ट होता था और पास होने के लिए 9 नंबर चाहिए होते थे। नहीं, 33% कुछ। 25 नंबर टोटल, ठीक है। छोटे क्लास टेस्ट होते ना, एकदम बहुत छोटे वाले, हाँ यूनिट टेस्ट, तो 25 नंबर टोटल, ठीक है। पास होने के लिए आपको चाहिए 8 3/4। ओके, मेरे उसमें से है 9 नंबर मैथ्स। मैं बहुत खुश। मैं मतलब साइड वाले मेरे पड़ोसी की कॉपी देख के पास हो रहा हूँ भाई, मैं चीटिंग करके, मैं बहुत खुश। मेरा टीचर जो कॉपी बांट रहा है वो समझ गया कि ये पास हो नहीं सकता, लेकिन वो कैसे फेल करे मेरे को, मैंने क्वेश्चन लिखा है तो मेरे को आंसर है, मेरे को कैसे फेल करेगा वो। उसने सर पूरी कॉपी देखी, ये किया, ये इधर उधर से, तो उसने मेरे 9 नंबर काट करके इधर से मिस्टेक निकाली और 8 3/4 किया उसको, कि जस्ट पास ही किया उसने मेरे को। लेकिन मैं उसमें भी खुश कि मैं पास हो गया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब मेरे को था कि मैं बायो लेना है मेरे को, और मेरे को मतलब बनना है डॉक्टर। तो अब थोड़ा स्कूल से आगे जाके अगर जब कॉलेज में आए आप, तो इंडिया में बहुत बार ऐसा सुना जाता है कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग बहुत होती है। तो आपके साथ कोई एक ऐसा किस्सा जिसमें आप मतलब रैगिंग के शिकार हुए हो? ऐसे एक पर्टिकुलर कोई किस्सा तो नहीं है, मतलब जैसे मेडिकल कॉलेज में जब तक गया था तो बहुत सारे ऐसे लॉस वॉस आ गए थे, तो मतलब कंसिडरेबली कम हो गई थी, पर ऐसे बच तो नहीं सकते आप, क्योंकि हॉस्टलर था मैं, तो हॉस्टल में फिर भी आप जाते तो कंसिडरेबली पास तो जाते ही हो। और हमारे जैसे कॉलेज में 4 ब्लॉक थे, हॉस्टल के 4 ब्लॉक्स होते थे। तो जनरली ऐसा होता था कि जो इमीडिएट सीनियर होता था आपका, मतलब फर्स्ट ईयर, फिर जो सेकंड ईयर इमीडिएट सीनियर थे, तो उनको आपके दूर वाले ब्लॉक में रखते थे क्योंकि वो भरे बैठे। और सेकंड ईयर मेडिकल कॉलेज में 1.5 साल का होता है, तो बाकी सारे 1-1 साल के हैं, और सेकंड ईयर 1.5 साल का है। तो आप इमेजिन करके देखो कि अगर तुम 1.5 साल है तुम्हारे पास और तुम जस्ट पास कर चुके हो, एकदम तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम क्या करो? पूरा बात दिमाग है तुम्हारे पास, तो तुम जूनियरों के पास जाओगे और करवाओगे उनसे कुछ चीजें, तो इसलिए उनको दूर रखते थे। लेकिन हमारे जो सीनियर थे वो हमारे ही ब्लॉक में थे, हमारे से 2 फ्लोर ऊपर, तो नेचुरली थिंग्स वर बाउंड टू हैपन। तो हमारे कुछ फंडे थे, जैसे बेसिक तो होता ही है कि आपको एकदम फॉर्मल्स पे रहना है और चंपू बन के पूरा टाइम, तो ये तो था ही। फिर उसके बाद गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये तो था ही। तो हमको 90 मारनी पड़ती थी बेसिकली, जब भी आए जाए, कहीं भी कोई भी दिखे तो आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और ऐसे चलना है कि मतलब कोई भी आता जाता आपको दिखे तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू बेंड पूरा, और आपका एक पैर ऊपर उठना चाहिए, एक पैर, और ऐसे पूरा बेंड होकर के आपको 90 मारनी है, एंड गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, तो ऐसे करके 90 डिग्री बेंड होना है। तो दिस वाज ये थी। तो 100 सीनियर से मिले दिन में, तो ये तो होता था, और 100 के 100 बार ही। हाँ। तो अगर आपके सामने से 10 सीनियर निकल रहे हैं तो आपको 10 बार बेंड, तो 10 बार 90, और अगर एक भी मिस हो जाता था तो फिर आपको शुरुआत से नहीं, फिर वो तो कमरे में बुलाएगा आपको फिर शुरुआत से नहीं, फिर वो रूम पे बुलाता था। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें होती थी। और कई बार ऐसा भी हो जाता था कि मतलब कोई मतलब आप गलत इंसान को भी कर देते थे, जैसे कि कोई प्रोफेसर जा रहा है तो आपको नहीं मालूम कि वो सीनियर है, क्योंकि आप आंख में नहीं देख सकते, और फिर बेंड करके बोल दिया आपने, एंड क्योंकि रैगिंग नहीं है, रैगिंग नहीं हो रही है, और आप प्रोफेसर के सामने 90 मार रहे हो, तो बोलेगा कि क्या चल रहा है, तो आप बोल नहीं सकते कि रैगिंग है। तो मतलब फिर थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, और होता था बहुत सारी चीजें होती। कुछ गिर गया था वो उठा। हाँ, अरे भाई मतलब बहुत सारे, अरे बहुत 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 फंडे होते थे भाई। तो वो बकरा बनना, और फिर उसके बाद क्या क्या नहीं बनाते थे, नथिंग डेंजरस, कुछ ऐसे डेंजरस नहीं होता था, ऑल पार्ट ऑफ। हाँ, मतलब प्रेशर के बाद सब बंद हो जाता था, पर मतलब मजे आते थे, मजा मस्ती सब चलता था। तो जब यूट्यूब आपने चालू किया था, अगर आज
आज अगर आप पास्ट में जाके कुछ एक वन थिंग चेंज करना चाहो अपने यूट्यूब चैनल के रिगार्डिंग, या कुछ एक ऐसी चीज़ करना चाहो यूट्यूब चैनल पे कि यार मैं जब करता तो अभी कुछ और होता, तो वो वन थिंग क्या होती? तो अगर मुझे कुछ भी चेंज करना होता, मैं बेसिकली फेस कैम करना जल्दी शुरू कर देता, क्योंकि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि फेस कैम से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चैनल पे। और मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि फेस कैम, कोई भी मुझसे कहता है तो मैं कहता हूँ कि फेस कैम करो। और फेस कैम करने से आपके चैनल की वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ती है। और जैसे देसी नर्ड है अमीश, मैं मतलब अमीश को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ इस चीज़ के लिए कि बंदे ने बिना फेस कैम करे सिर्फ अपनी वॉइस की बेसिस पे इतनी ज़्यादा वैल्यू बना ली अपनी, इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ अपने आप में एक फैक्टर है, लेकिन फेस वैल्यू मतलब बहुत इम्पोर्टेंट। फेस वैल्यू से बेसिकली क्या होता है ना कि मतलब आपके सब्सक्राइबर्स आपसे एसोसिएट कर पाते हैं। आप अपने आप को, मतलब पर्सनली मेरे साथ ऐसा है कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव फील करता हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, तो मैं मतलब मुझे वो बेटर लगता है। तो अगर मुझे कुछ चेंज करना होता तो मैं वो स्टार्ट करता हूँ एज सून एज पॉसिबल। मेरे लिए सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं थे उस टाइम पे, बट जितना जल्दी हो सकता था मैं कर पाता। कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप आज तक आपने कैमरे के सामने नहीं बोला हो और वो आज बोलना चाह रहे हो आप, आपकी लाइफ से रिलेटेड? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ बोल देते हैं। नहीं मतलब सब कुछ तो नहीं बोला, लेकिन जो मतलब ऐसे नहीं बोला है तो वो अभी भी नहीं बोलूंगा मैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सच बता रहा हूँ। ये भी ठीक है। तो एक, जब आर्मी में गए आप, तो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि डॉक्टर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है जब कोई सोल्जर वगैरह आता है। तो कोई ऐसा गूज बम मोमेंट आपका आर्मी का? हाँ, तो ऐसे बहुत सारे रहे हैं। तो मतलब ऐसे देखो, कभी हम लोग को बॉर्डर पे तो नहीं भेजते थे, ठीक है। तो मेरी एक जगह पोस्टिंग थी, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी सिटी में है, कहाँ थी। तो मैं एक यूनिट से एसोसिएटेड था। अभी बहुत ठंड थी वहाँ पे, बहुत ठंड रहती थी। मतलब तुम ये समझो कि टीन जो होता है, अपनी टीन साइड होती है, वो वाली ऊपर लगे हुए थे, और बारिश हो रही थी, ठीक है। बहुत ठंड, मतलब तुम जहाँ रह रहे हो जितनी ठंड वहाँ पे है उससे बहुत ज़्यादा माइनस में है, ठीक है। और बारिश पड़ रही है, ठीक है। अभी वहाँ से वार्निंग है कि मतलब अच्छे से रहना, मतलब कुछ कांड हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बहुत गंदी फटी हुई है, और जो मेरा क्वार्टर है वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मतलब डिटेल्स ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल है। तो अब रात में बारिश हो रही है, और जो हमारा गेट है वो एल्यूमिनियम का है, जो एल्यूमिनियम वाले गेट्स होते हैं वो है, ठीक है। तो बिजली कड़की, ठीक है। तो मुझे लगा कि टैंक फायर हुआ है, और मैं उठ के बैठ गया अपने बिस्तर पे। और ये रात में कम से कम 5 बार हुआ भाई साहब। मेरे को मतलब नींद तो आ ही नहीं रही थी। पूरा टीन का और वो सब वो तो हो ही रहा है ना, तो खड़खड़ा ही रहा है, वो तो खड़खड़ा ही रहा है। तो वो बारिश जब गिर रही है तो आपको लग रहा है कि गोलियां चल रही हैं, ठीक है। और जब वो बिजली कड़क रही है तो आपको लग रहा है टैंक फायर हो रहा है। वो मतलब मैं कम से कम 5 रात तो मैं सोया ही नहीं हूँ भाई साहब। वो मैं कभी भूल नहीं सकता भाई। वो मोमेंट जो है ना, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। बहुत खतरनाक था भाई, बहुत खतरनाक। बेसिकली मुझे लगता है कि शायद ये हर किसी के साथ होगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज आई वॉज सो यंग ड्यूरिंग दैट टाइम,
और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का। प्लस मुझे लगता है मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने मेरी थोड़ी फाड़ भी दी थी, तो इस वजह ऐसा होता है यहाँ पे। हाँ कि मतलब भाई बच के रही हो और ये सब, तो आई गेस। तो अभी मैंने बहुत बोल दिया, अभी तुम बताओ कि क्या मतलब तुम्हारे इसका क्या सीन क्या है, ये पूरा जो बिग शॉट टीवी है इसका मतलब फॉर्मेट क्या है? इंटरव्यू रखना है कि इसको पॉडकास्ट फॉर्मेट में रखना है, मतलब है क्या? मुझे इसका पूरा समझाओ तो सही। तो जैसे एक तरह से मेरी खुद की इच्छा है ये ऐसा चैनल चालू करने की, बहुत टाइम से इच्छा थी, और मेनली सुपर हीरो जॉनर में ही थी। पर जब मैंने अमन भैया से बात करी, जो मैंने फर्स्ट एपिसोड किया था, तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया कि इसको ना थोड़ा और जॉनर बढ़ाओ। अगर तुम केवल सुपर हीरो कम्युनिटी में ही रह जाओगे तो इतना कंटेंट नहीं बन पाएगा, जितना तुम जनरलाइज करोगे तो उतने में बनेगा। वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है, एक वीडियो मैंने जब किया अमन भैया के साथ, तो उसमें लिटरली ना मेरे पास कैमरा था, ना मेरे पास शूट की लोकेशन थी, ना कुछ भी। मैंने जैसे अमन भैया ने बोला कि हाँ चलो करते हैं पॉडकास्ट, तो मैंने बोला चलो ठीक है उदयपुर। मैंने ना कुछ सोचा था कि यार कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। 3 महीने पहले हुआ था ये पॉडकास्ट, 3 महीने पहले का। ठीक है, फिर उससे धीरे धीरे। तुम अभी पहले मेरे को ये बताओ कि तुम अभी कर क्या रहे हो? मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर फाइनल ईयर बीटेक का, जयपुर से, और पापा का बिजनेस संभालता हूँ। तो 2 सेगमेंट है हमारे बिजनेस के, तो एक सेगमेंट में संभालता हूँ। ठीक है। उसके साथ साथ मंथ में 1.5 वीक में पॉडकास्ट को देता हूँ। ठीक है। महीने में जैसे एक ही एपिसोड करता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं होता। ठीक है। तो अमन ने बोला कि अमन भैया ने बोला कि जनरलाइज करो इसको, ठीक है, शुरुआत अपन कर लेते हैं, और आगे जाके केवल सुपर हीरो क्रिएटर्स पे ही सोच के मत बैठ। तो मैंने कैमरामैन से कैमरा हायर किए, जगह के लिए जगह देखी, जगह रेंट पे ली, और खुद वो उदयपुर से गाड़ी वगैरह सब लेके गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि मम्मी पापा की तरफ से सपोर्ट था। अगर वो नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आज भी वो है भाई। मैंने सबसे पहले वही देखा कि मतलब तुमने मेरे से कहा कि मैं भोपाल आ जाऊंगा, मैंने कहा जयपुर से भोपाल बे शूट करने के लिए? सही है भाई, और पूरा सेटअप वेटअप लेके, लाइटें, कैमरा वैमरा, और सही है भाई, अच्छा माइक है। नहीं और मतलब सही है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तुम इस चीज़ का अपना वो कर रहे हो। तो वही है, प्रिपरेशन कुछ किया नहीं, एक पर्चा है, थोड़े बहुत पॉइंट्स वगैरह है। पर प्रिपेयर होके आना चाहिए, प्रिपेयर होके आना चाहिए। इतने बड़े यूट्यूबर के पास आ रहे हो तो प्रिपेयर तो होके आना चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट, इंट्रो भी नहीं कर पाया, तो इंट्रो तो मैंने ही किया ना। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एब्सोल्युटली, जितने 2-4 बनाए वो तो कर लो। तो मैन ऑफ कल्चर की शुरुआत कैसे हुई? तो मैन ऑफ कल्चर मजाक कर, तो मैन ऑफ कल्चर बेसिकली मेरे बारे में एक ये चीज़ है, मेरा सार्कैज़म और मेरा जोक वाला जो पार्ट है वो समझ भी नहीं आता। श्रेया जिससे तुम मिल चुके हो, वो यही कहती है कि तुम्हारा मजाक और तुम्हारा सीरियस मोड नहीं समझ आता कि कब है। ठीक है, अभी मुझे भी नहीं आया। तो मैन ऑफ कल्चर का जो आइडिया था वो बादल का था। ओके। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने डीसी फैंडोम करके एक इवेंट होता है, हाँ। तो डीसी फैंडोम मैंने लाइव स्ट्रीम किया था अपने चैनल पे, और उस टाइम पे मैंने ऐसे ही पीजे और बादल को इनवाइट कर दिया था। ओके। मैंने कहा था कि करते हैं, तुम आ जाओ, बातें करेंगे, बैठेंगे, देखेंगे। और उस टाइम पे डीसी फैंडोम में जो एक्चुअल मेन बैटमैन का ट्रेलर आना था, सिर्फ एक बैटमैन का ट्रेलर था जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, और हम पूरे डीसी फैंडोम को म्यूट कर दिया था हमने, और हम बस चलाए रहे, अपनी बातें करे जा रहे थे। वो बैटमैन का ट्रेलर आया रात में 3 बजे, जब तक बैठे हुए थे हम बैठे हुए थे और अपनी बातें करे जा रहे थे, और भाई क्या चल रहा है, वो बस। और हम तीनों लोगों को करीब 8,000 लोग देख रहे थे, और हम सोच रहे थे कि
हम तो ठीक है बैठे हुए हैं, हमें भी लोग देखे जा रहे हैं भाई बैठ के। और उस चीज को मतलब फिर बादल ने बोला कि यार आई हैव अ प्लान बॉयज, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। तो दैट इज हाउ मैन ऑफ कल्चर वाज बोर्न। तो ये आइडिया था कि पॉडकास्ट करते हैं, वीकली करेंगे और रेगुलर रहेंगे और ऐसा ऐसा ये वो। अभी हाल ही में आपने भुवन बम के साथ एपिसोड किया है, वो एक्सपीरियंस कैसा? ओके, तो भुवन के साथ वाज अ टोटल सरप्राइज। Okay. हम लोगों को एक्चुअली उनकी तरफ से आया था कि मतलब ऐसा ऐसा करते हैं। ऑफ कोर्स मतलब वो ताज़ा खबर प्रमोट करने के लिए था, तो हम तो भाई एक्साइटेड थे बड़ा। और हम लोगों को इट वाज टू गुड टू बी ट्रू, हम लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को वो नहीं कर रहे थे हम लोग कि हो जाएगा ये हो जाएगा। और ये काफ़ी पहले से वर्क्स में था, मतलब काफ़ी पहले से, मेरा मतलब है मैन ऑफ कल्चर अवार्ड्स जब हम लोग करने वाले थे तो मतलब ये था करीब 20 दिसंबर के आसपास से वर्क्स, 20 दिसंबर भी नहीं 15 दिसंबर के आसपास। तो हम लोगों ने इसको कहीं प्रमोट नहीं किया, हम लोगों ने इसके बारे में कहीं बात नहीं करी, हम लोगों ने इसके बारे में हम 3 लोगों के से बाहर जाने ही नहीं दिया। नो वन न्यू अबाउट इट। हमने कहा ये हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे एक्सक्लूसिवली। हाँ, क्योंकि मतलब हमको पता था कि ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल से होती है। तो मतलब ये बात इस कमरे से बाहर तब निकली है जब ये हो गया। और मतलब जब भुवन यहाँ पे आके बैठा और जब मैंने देखा उसको तब मैंने रियलाइज किया कि भाई हो गया। और मतलब यार भाई वो अलग एक्सपीरियंस है वो यार, मतलब जैसे बंदा बहुत बहुत डाउन टू अर्थ है यार, बहुत बहुत ज़्यादा। और मतलब बहुत अनरियल एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि अगर आपको जैसे आप शूज़ वगैरह लेने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, मैं महंगे महंगे 80,000 के शूज़, ओके तो आपका कलेक्शन कितना बड़ा है शूज़ का? ओके, तो एक्चुअली मेरे को जूतों का बिल्कुल शौक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। या ऐसा बोल सकते हो कि मेरे को जूतों का शौक नहीं था, कह सकते हो, क्योंकि मेरे पास शूज़ ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 3 या 4 पेयर होंगे। एक जिम वाले हैं, वही मेरे क्लिनिक पे पहन के जाता हूँ, और ये क्रॉक्स पहना हुआ, बाकी नहीं मैं रहता हूँ, ठीक है, पूरा टाइम। और जब मैं बाहर घूमने गया था तो वहाँ से मैंने 2 या 3 पेयर शूज़ खरीदे थे। ओके। तो उनके पीछे का लॉजिक ऐसा था कि जैसे कहीं पे भी बाहर जाते हैं, कहीं मतलब कहीं प्रीमियर वगैरह पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो उसके लिए कुछ मतलब थोड़ा सा होना चाहिए अच्छे शूज़। और ये मेरा आइडिया नहीं था, ये मेरे आसपास वालों का आइडिया। ओके। मेरा अगर आइडिया होता तो मैं वही जूते पहन के जाता जो मेरे पास है। तो इट इज नॉट आई हु हैव चोजन टू अपीयर लाइक दिस, मुझे चुनवाया गया है। हाँ। तो ये मतलब मेरी चॉइस नहीं, और आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम हैप्पी, मेरे को अच्छे लगते हैं जूते वो, तो मैं पहनता हूँ, पर वो इतने महंगे नहीं है, I'll be honest, इतने महंगे नहीं है वो। और हाँ, उसमें से एक पेयर थोड़ा सा महंगा, एक्चुअली काफ़ी महंगा है, जो जिसको 80,000 की बोला जाता है, पर वो शायद 80,000 का तो नहीं है, शायद 80,000 का तो नहीं है। मैंने भी एक स्टोरी देखी थी, आप ही ने लगा रखी थी शायद, नहीं पीछे मैंने लगाई थी, वो 80,000 के शूज़। 80,000 के तो नहीं है वो, काफ़ी महंगे है वो, पर 80,000 के तो नहीं। उसके बाद तो पर वो जूते मेरे को काफ़ी टाइम से चाहिए थे भाई, वो मतलब मैं उनको बहुत ढूंढा, नहीं मिले। नहीं वो मेरे को कहीं नहीं मिले, वो मेरे को काफ़ी टाइम से चाहिए थे, तो वो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए। सही है यार। उनको मैंने अभी तक पहना नहीं है कहीं पे भी, और शायद कहीं पे भी नहीं पहनूंगा। वो कोई भी
जगह इतनी इंपॉर्टेंट बनी नहीं है। पहनने से पहले ऐसे सोचने में आएगा यार ये पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए इनको यहाँ पे। अगर मेरे को मार्वल किसी प्रीमियर में बुलाता है तो वहां पहन के जाऊंगा मैं, वर्थ इट वही रहेगा। वर्थ इट वही होगा। शायद वही जगह इतनी इंपॉर्टेंट बनी है आई गेस, कि वहां की मिट्टी लगेगी उन जूतों पे बस, और कोई नहीं लग सकती। एक और थोड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन, गौरव गौरव भैया की स्टाइल में मतलब टेक्निकल गुरुजी की स्टाइल में बताना चाहो या फिर मिस्टर बेस्ट की स्टाइल में अर्निंग्स क्या है आपकी? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैमरा चालू है? हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है अगला हम किसके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए? What should be the next on short? तुम अगला पीजे के साथ करो। पीजे पीछे पे बादल तक पहुंचने में तुमको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम मतलब दूर है बादल। बेलगाम रहता है वो, बेलगाम नहीं कोल्हापुर, उधर महाराष्ट्र से काफी दूर है। चले जाएंगे। चले तो तुम जाओगे, इतना तो समझ गया क्या हूं मैं। दिक्कत है? पर मतलब हाँ जा भी सकते हो पीजे। हाँ पीजे बादल में से किसी को पकड़ लो। पीछे भैया से क्या पूछना चाहिए आपकी सब? कुछ ऐसी इनसाइड इंफॉर्मेशन जो पीछे भैया से पूछनी चाहिए कंटिन्यूटी में। यार देखो ऐसे मतलब अभी एकदम तुमने ऐसे सवाल मेरे को फेंक के मार दिया ना कि अभी मेरे को ठीक नहीं हो रहा है ऐसे पूछने को, तो मतलब बहुत कुछ बता। कुछ ऐसा भी इसीलिए फेंक के आ रहा है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है ना कि फिर आप बाद में सोचे यार नहीं बताना चाहिए था। ऐसे सवाल जवाब में लेके ऐसे सवाल जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ यार मैं। तो कम्युनिटी पे ही अगर मैं पूछूँ तो सुपर हीरो इंडियन कम्युनिटी को आप किस नज़रिए से मतलब क्या होनी चाहिए और क्या हो गई है या फिर अच्छी है बुरी है? किस सुपर हीरो इंडियन कम्युनिटी भाई मेरे हिसाब से इज द नेक्स्ट बिग थिंग राइट नाउ। और मतलब क्या होनी चाहिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो बहुत अच्छी हुई। और मतलब मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि मतलब जैसे टॉक्सिसिटी नहीं है फालतू की, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, सब एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और कोई किसी को मतलब ऐसा नहीं करता कि कोई ऊपर जा रहा है तो उसको फालतू खींच के नीचे लेके आ रहा है। सब एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं मस्त चिल। और तुम एक चीज़ देखना, पॉडकास्ट का कल्चर इस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सबसे बढ़िया चीज़ यही है, हाँ सब एक दूसरे के साथ बैठ के ये फैन थ्योरी शेयर करते हैं, और मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे दोस्त लोग मिलके बात करते हैं ना, वो आपको यही मिलता है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कम्युनिटी। तो वो आपको और कहीं नहीं मिलता। मेरी मतलब यूँ मान के चलो कि हर 2 दिन में एक बार अशरफ भाई से बात हो जाती है। अशरफ भाई, अशरफ बहुत चिल डूड है भाई। बैठो एक बार अशरफ से एक बार बात नहीं शुरू होती है भाई, वो आधा घंटा और मोहित भाई बताओ क्या चल रहा है भाई तुमको। भाई अशरफ बहुत चिल। एक दिन शाम भी था कॉल पे, मैं बीटू भैया अशरफ भैया प्रशांत भैया एंड डीके डायनेमिक्स सब कॉल डीके मस्त सब पिलाने की ही है, वो पास में ही है। अच्छा सब बात कर रहे थे एकदम मस्त फुल चिल माहौल में बैठे हुए। 11-10 बजे चालू करी 1 बज गई। अरे बहुत सही। हाँ अशरफ का मेरे को अशरफ तो भाई एक बार बात करना शुरू। फिर स्पेशल बात 2 दिन बाद एग्जाम था हमारा। नेवर डू दैट बिफोर योर एग्जाम्स। ठीक है अच्छे चलेंगे। अशरफ चिल है। अशरफ से बात करने बैठो भाई तो बोलना पड़ता है। अच्छा हाँ अशरफ भाई करता हूँ फिर कॉल। अच्छा ठीक है मोहित भाई, अच्छा बिजी आदमी हो तो फिर चलो आप करो कॉल, है ना। फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपका क्रेज़ है नॉवेल्स और सुपर हीरोज़ को लेके, तो आप जब कॉलेज टाइम में थे तब आप नॉवेल्स और ये सब पढ़ने का कैसे निकालते थे टाइम? तो इसके पीछे का सीन ऐसा था, जैसे स्कूल टाइम में तो मैं बहुत कॉमिक बुक पढ़ता था। स्कूल में तो मतलब एकदम छुट्टे थे अपन तो बढ़िया। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, फिर एंट्रेंस की तैयारी आने लगी तो फिर सब छूट गया, फिर टाइम नहीं मिलता था, फिर किताबों में लग गए। फिर कॉलेज में जाने के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिर जब फर्स्ट ईयर में गए तो फर्स्ट ईयर में फ़ोन नहीं था, सीनियर लोग थे
तो वो फ़ोन नहीं रखने देते थे। फ़ोन मतलब बेसिकली वो टच स्क्रीन वाला फ़ोन नहीं रखने देते थे, मारते थे, मतलब नहीं मारते नहीं थे, पर मतलब वो नहीं रखने देते थे। तो और जैसे उनको पता लग जाता था तो फिर वो आप उनके रडार पे आ जाते थे, तो फिर अच्छा नहीं रहता था। तो और जैसे आप छुप के भी नहीं रख सकते थे क्योंकि आपका बैचमेट को पता लग जाएगा तो वो चुगली कर देगा, तो वो फिर बहुत दिक्कत। तो मतलब प्रॉब्लम थी। तो मतलब फर्स्ट ईयर और मतलब एक बहुत लंबे टाइम तक आई डिड नॉट कैच अप टू थिंग्स, तो कॉमिक बुक्स निकल गई, बहुत सारी चीज़ें छूट गई। फिर सेकेंड ईयर, जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा तो फिर मेरे को वो 1.5 साल मिला, जिस 1.5 साल की मैंने बात की। तो सेकंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज गेट अ पीसी और एक फ़ोन, तो टच स्क्रीन में। तो पीसी आने के बाद मैंने गेम्स खेलना स्टार्ट किए, कॉमिक बुक्स के साथ आई कॉट अप टू। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप सीरीज देख सकते, टीवी शोज जो आता है। उससे पहले तक मुझे टीवी शोज की खुमारी पता ही नहीं। मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप बिंज वॉच जैसी कोई चीज़ होती है, एक ही रात में पूरा का एक रात में, 2 रात में, 2-3 हफ्तों में, रात भर जगना क्या होता है, तब मैंने सीखा। शोज देखना क्या होता है, बिना सोए सुबह तक उठ रहे हैं और बस देखे जा रहे हैं क्या होता है। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ, तब एक्चुअली मैंने इन सब चीज़ों के साथ में जीना सीखा। और मैंने जो सेकेंड ईयर 1.5 साल का था, उसकी पढ़ाई मैंने एग्ज़ाम की आखिरी के 3 महीनों में करी, 3 या 2 महीनों में, और बाकी पूरा टाइम आई जस्ट कॉट अप टू थिंग्स। तो ये वहीं से मुझे इन सब चीज़ों का क्रेज़ एक्चुअली भी लगा। तो अभी आपने ऑन एन एवरेज मतलब अंदाजे से कितनी नॉवेल्स पढ़ ली? नॉवेल तो मैंने सॉरी कॉमिक बुक्स कितनी पढ़ी? कॉमिक्स तो भाई कोई लिमिट नहीं है इसकी, आज भी पढ़ता हूँ मैं, तो मतलब कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट। मेरे को नहीं पता भाई, कोई गिनती थोड़ी है, बहुत हो गई। पट मतलब तो आज भी पढ़ता हूँ मैं, कोई गिनती नहीं। अभी की बात है, अभी मैंने गैंग के ऊपर वीडियो बनाया था, तो मैंने तभी मैं बहुत पढ़ चुका हूँ, कोई गिनती नहीं। तो जैसे स्कूल में ऐसा होता था कि टीचर जब कोई एक सब्जेक्ट या कुछ चैप्टर पढ़ाने आता था तो खुद पहले भी कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज करके आता था उसको। तो आप अपनी वीडियोस बनाने से पहले ऐसी चीज़ें करते हो? हाँ, ऑब्वियसली आपको देखना तो पड़ता ही है, कहीं ना कहीं रिसर्च तो करनी पड़ती है क्योंकि अगर मैं कुछ गलत बता दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम देखना पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि मुझे पता होता है कि ये कौन है। और क्रॉस चेक, हाँ, सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए, और मुझे ये पता होता है कि मुझे क्या देखना है और कहाँ देखना है। You know what I mean? मतलब हाँ, मुझे ये पता होता है कि मतलब ये कौन सा कैरेक्टर है और मुझे इसके बारे में कहाँ देखना है। तो मुझे ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं होती, जैसा होता है ना कि मतलब मेरे को मालूम है। और स्पाइडरमैन तो मोस्टली मुझे देखने की पता नहीं होगी, मुझे मालूम है कि क्या है ये। स्पाइडरमैन के केस में आई हैव रेड एवरीथिंग अबाउट इट, तो मुझे स्पाइडरमैन बिग फैन, स्पाइडरमैन बिग फैन। तो ऐसा है, बस ये कहानी है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाभी जी से मिलवाओगे? तुम साथ में हो गया ना अभी? चलो करे, चल करते, खत्म करते हैं। इसको भी रखो अपने पास, ये चला, इसको भी इसको बंद करो। चलो ओके, ठीक है।